ऑलराइट दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमें भर भर के रोमांस भी दिखाया गया है। ये मूवी साल 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है द बीच। बट मूवी को स्टार्ट करने से पहले आज मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक या कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे हमें आपके फीडबैक का पता चलता है और आपका फीडबैक हमारे लिए दवाई की तरह है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन एडवेंचरर को देखते हैं जो बैंकॉक की गलियों में घूम रहा था। वो बैंकॉक के एक लोकल होटल में ठहरा हुआ था, जहां पर उसकी मुलाकात डैफी नाम के एक आदमी से होती है। डैफी हमें शक्ल से पागल लगता है, लेकिन डैफी रिचर्ड को बताता है कि कुछ टाइम पहले मैं एक आइलैंड पर रहा करता था। वो आइलैंड यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। वहाँ पर एक बीच है और उस जैसा सुंदर बीच मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अगर तुम चाहो तो तुम उस आइलैंड पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई भी उस आइलैंड के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ के लोग उस आइलैंड पर जाना पसंद नहीं करते हैं। रिचर्ड को डैफी पागल लगता है और उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अगली सुबह रिचर्ड को अपने कमरे के दरवाजे पर एक मैप लगा हुआ मिलता है। ये मैप उसी आइलैंड का होता है। रिचर्ड को पता चल जाता है कि ये मैप वहाँ पर डैफी ने लगाया है, इसलिए वो डैफी के कमरे में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि डैफी सुसाइड कर चुका है। अब रिचर्ड काफी देर तक सोचता है और डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड पर जाएगा। इसीलिए वो उसी होटल में मौजूद एक कपल से मिलता है जिनके नाम एटियन और फ्रैंकोस है। रिचर्ड उन्हें उस आइलैंड के बारे में बताता है। क्योंकि रिचर्ड को एडवेंचर का बहुत शौक है, वो उस आइलैंड पर जाना चाहता है और इसके लिए एटियन और फ्रैंकोस भी तैयार हो जाते हैं और अगले दिन वो उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वो अपने होटल से बीच तक आ जाते हैं, लेकिन रात में वो लोग बीच में ही एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन आइलैंड के लिए निकलने का फैसला करते हैं। रात में रिचर्ड की मुलाकात दो लड़कों से होती है। उनके बीच बातचीत होती है और वो लड़के रिचर्ड से उसी आइलैंड के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो उस आइलैंड पर जाना चाहते हैं। उन्होंने उस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन रिचर्ड उन्हें उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं बताता। रिचर्ड रात भर उनके साथ बहुत एंजॉय करता है और सुबह होते ही उस आइलैंड के मैप की एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी को उन्हीं दो लड़कों के दरवाजे पर छोड़ देता है और अगली सुबह एटियन और फ्रैंकोस के साथ उसी आइलैंड की तरफ निकल जाता है। जिस आइलैंड पर ये तीनों जाने वाले हैं, उस आइलैंड तक कोई बोट नहीं जाती, इसीलिए ये लोग उस आइलैंड से थोड़ी दूरी पर एक दूसरे आइलैंड पर जाते हैं। इस आइलैंड तक पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग रात में इसी आइलैंड पर रुक जाते हैं। रात में रिचर्ड और फ्रैंकोस बात करते हैं। रिचर्ड को फ्रैंकोस बहुत पसंद आती है। उन्हें अगली सुबह उस आइलैंड तक जाना था जहां पर ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर इस आइलैंड से कोई बोट नहीं जाती, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो इस आइलैंड से उस आइलैंड तक तैर कर जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये तीनों तैरते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं और आखिरकार थोड़ी देर तक तैरने के बाद ये लोग अपनी मंजिल यानी उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। इन तीनों को उस आइलैंड पर कोई नहीं दिखता, इसीलिए ये लोग आइलैंड के अंदर चले जाते हैं और एक जगह पर इन्हें ओपियम की खेती मिलती है। लेकिन रिचर्ड देखता है कि कुछ लोग उस ओपियम की खेती पर नजर रख रहे हैं और उनके पास हथियार है, यानी यहाँ पर ओपियम की खेती वही लोग करते हैं और उनके पास हथियार होने का मतलब वो किसी को भी मार सकते हैं। इसलिए रिचर्ड एटियन और फ्रैंकोस के साथ छुप जाता है। लेकिन ओपियम की खेती करने वालों को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, इसलिए वो इन तीनों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन बहुत ही चालाकी से रिचर्ड, एटियन और फ्रैंकोस वहाँ से भाग जाते हैं। आगे चलकर इन तीनों को एक आदमी मिलता है जो ऑलरेडी इस आइलैंड पर ही रहता है। वो इन्हें अपने साथ ले जाता है। रिचर्ड, एटियन और फ्रैंकोस एक बस्ती में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। ये सभी टूरिस्ट अलग अलग जहां से इस आइलैंड पर आए थे। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनाया था जिसके अंदर ये लोग रहते थे। रिचर्ड, एटियन और फ्रैंकोस को वो लोग अपने मुखिया के पास ले जाते हैं, जहाँ पर मुखिया इनसे सवाल पूछता है। इनके मुखिया का नाम सेल है, जो कि एक औरत है। सेल रिचर्ड से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। रिचर्ड उसे एक मैप दिखाता है। सेल उससे वो मैप ले लेती है और वो उस मैप को उनके सामने ही जला देती है। रिचर्ड को इस आइलैंड पर वो बीच भी मिल जाता है जिसके बारे में उसे डैफी ने बताया था। ये बीच सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। इस बीच पर रिचर्ड को एक अलग ही सुकून मिलता है। रिचर्ड एटियन और फ्रैंकोस के साथ यहाँ के पानी में एंजॉय करता है। सेल इन्हें बताती है
कि इस आइलैंड पर बैंकॉक के लोकल लोग भी रहते हैं जो यहाँ पर ओपीएम की खेती करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच एक एग्रीमेंट तय हुआ है जिसके मुताबिक वो हमारे एरिया में नहीं आएंगे और ना ही हम उनके एरिया में जाएंगे। इस एग्रीमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि इस आइलैंड पर ज्यादा लोग नहीं रह सकते, इसीलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पर और लोग रहने आए। सेल रिचर्ड से पूछती है कि क्या उसने किसी और को इस आइलैंड के बारे में बताया है या किसी और को इस मैप की कॉपी दी है। रिचर्ड इस बात से मना कर देता है। रिचर्ड कहता है कि मैंने इस आइलैंड के बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही किसी को मैप दिया है। अब रिचर्ड भी बाकी लोगों की तरह इस आइलैंड पर रहने वाली फैमिली का हिस्सा बन जाता है। वो यहाँ पर बहुत एंजॉय करता है। एक दिन रात में फ्रैंकोस रिचर्ड को उसके साथ बीच पर चलने के लिए कहती है। बीच पर पहुंचकर वो रिचर्ड को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि ये बात एटीएन को पता चले, इसलिए ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। इसके बाद रिचर्ड और फ्रैंकोस एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद रिचर्ड और एटीएन मिलकर घास काट रहे थे। तभी एटीएन रिचर्ड को बताता है कि मुझे पता है फ्रैंकोस और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। हालांकि एटीएन रिचर्ड पर गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे बताता है कि मेरे लिए फ्रैंकोस की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। फ्रैंकोस तुम्हारे साथ बहुत खुश है और इसी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देख पाते हैं कि एटीएन खुद बहुत ज्यादा दुखी होता है। रिचर्ड और फ्रैंकोस अब सभी के सामने एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। कुछ दिन बाद सेल को सामान लेने के लिए मार्केट जाना होता है और मार्केट जाने के लिए उन्हें वापस बैंकॉक आना होगा और वो रिचर्ड को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रिचर्ड सेल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों बैंकॉक के मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रिचर्ड को अब बाहर की दुनिया से नफरत हो गई है। उसे बाहरी दुनिया का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट में आकर रिचर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सेल के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए वही लड़के आते हैं जिनके दरवाजे पर रिचर्ड ने मैप छोड़ा था। वो लड़के रिचर्ड से मैप की बात करते हैं। सेल वो बात सुन लेती है। हालांकि रिचर्ड गुस्सा होता है और उन लड़कों को वहां से भगा देता है, लेकिन मैप की बात पता चलने पर सेल को भी गुस्सा आता है। वो भी रिचर्ड पर गुस्सा करती है। रिचर्ड को पता था कि अगर ये मैप वाली बात आइलैंड पर रहने वाले लोगों को पता चली तो वो उसे आइलैंड से निकाल देंगे, इसलिए वो सेल से इस बात को दबाने के लिए कहता है। लेकिन सेल उससे कहती है कि मैं इस बात को दबाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। रिचर्ड मजबूर था, इसलिए वो सेल के साथ संभोग करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले दिन सेल और रिचर्ड वापस उस आइलैंड पर आ जाते हैं। वापस आने के बाद फ्रैंकोस रिचर्ड से मिलती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे। सेल जिसके साथ भी बाहर जाती है वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ? रिचर्ड उससे कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और प्रॉमिस करता है कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद इस फैमिली में से शार्क अटैक की वजह से एक आदमी मारा जाता है और एक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस वजह से ये पूरी फैमिली बहुत उदास होती है। एक दिन सेल रिचर्ड के पास आती है और उसे अपने साथ आइलैंड के दूसरी तरफ लेकर जाती है। वहाँ पर वो उसे दिखाती है कि जिन लोगों को रिचर्ड ने मैप दिया था वो लोग भी इस आइलैंड पर आने वाले हैं। वो लोग इस आइलैंड के पास में ही दूसरे आइलैंड पर रुके हुए थे। सेल उससे कहती है कि वो लोग किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आने चाहिए, वरना उन सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। सेल रिचर्ड से कहती है कि तुम यहीं पर रुकोगे, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम उन्हें वापस भेजोगे, तब तक तुम वापस घर में नहीं आ सकते। रिचर्ड अब उसी जगह पर रुक जाता है, लेकिन रात में उसके पास फ्रैंकोस आती है। वो आते ही रिचर्ड को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि सेल ने सबको बता दिया कि तुम और सेल एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। फ्रैंकोस रिचर्ड पर बहुत गुस्सा थी। वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस घर में चली जा रही है। रिचर्ड वहीं पर रुककर कई दिनों तक उन लोगों का इंतजार करता है, लेकिन वो लोग नहीं आते। वहाँ पर रहते रहते रिचर्ड की हालत खराब होने लगती है। वो अपने आप से बातें करने लगता है। वो सेम वैसा ही फील करता है जैसा डैफी फील करता था, जिसने आत्महत्या कर ली थी। रिचर्ड को भी महसूस हो जाता है कि वो धीरे धीरे डैफी की तरह बन रहा है। कुछ दिनों बाद दूसरे आइलैंड पर रहने वाले लोग जिन्हें रिचर्ड ने मैप दिया था वो इस आइलैंड पर आ जाते हैं। वो लोग भी उसी ओपियम के खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर हमने रिचर्ड, एटीएन और फ्रैंकोस को देखा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर लोकल्स हथियारों के साथ घूमते हैं, इसलिए लोकल्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन सभी आए हुए लोगों को मार देते हैं। ये देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा डर जाता है। रिचर्ड भागकर आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है। वो वहाँ पर फ्रैंकोस को ढूंढता है और उसे बाहर ले आता है
और उससे कहता है कि हमें इस आइलैंड से जल्दी बाहर निकलना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। मैंने यहाँ पर गाँव वालों को कुछ लोगों को मारते हुए देखा है। वो लोग यहाँ पर भी आएंगे और हमें भी मार देंगे। वो बहुत गुस्से में है। कुछ देर बाद वहाँ पर एटीएन भी आ जाता है। रिचर्ड एटीएन को भी ये बात बताता है, लेकिन एटीएन यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। रिचर्ड उससे कहता है कि मेरी वजह से अभी अभी 4 लोगों की जान गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की जान भी चली जाए। लेकिन तभी सेल के पास वो गांव वाले गुस्से में आते हैं और सेल से कहते हैं कि तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है और हमारा भरोसा भी। अब तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। सेल यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। सेल इस सब का सारा इल्जाम रिचर्ड के सर पर डाल देती है ताकि वो गांव वाले रिचर्ड को मार दें और सेल और बाकी लोगों को यहाँ से न जाना पड़े। लेकिन उन गांव वालों का सरदार अपनी रिवॉल्वर सेल के हाथ में थमा देता है और रिचर्ड को शूट करने के लिए कहता है। रिचर्ड सेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेल उसकी बात नहीं सुनती। वहाँ पर मौजूद एक आदमी रिचर्ड को पकड़ लेता है और सेल रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा देती है। हालांकि उसमें गोली नहीं होती। रिचर्ड की जान बच जाती है, लेकिन सेल के साथ रहने वाले लोगों को इस बात से गुस्सा आता है कि सेल ने रिचर्ड की जान की परवाह नहीं की, इसलिए वो सेल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आइलैंड के छूटने पर सभी लोग बहुत उदास होते हैं। यहाँ सीन आगे बढ़ता है और हम रिचर्ड को अमेरिका में देखते हैं। उसकी लाइफ अब फिर से नॉर्मल हो गई थी। एक दिन वो एक साइबर कैफे में आता है। उसके लिए एक ईमेल आया था। रिचर्ड जब उस ईमेल को चेक करता है तो उसे ईमेल में वही फोटो मिलती है जो उसने आइलैंड पर बाकी लोगों के साथ खींची थी। ये फोटो उसे फ्रैंकोस ने सेंड की थी। इसे देखकर रिचर्ड की सभी आइलैंड की यादें ताज़ा हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।